तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1181 का टाइटल है गॉड एंड अ डेविल। जिस तरीके का टाइटल है उस तरीके का एक्सपेक्टेशन भी था मेरे ये चैप्टर को लेके, और डेफिनेटली ये चैप्टर उन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खड़ा उतरा है। ये चैप्टर के कवर पेज पे कवर स्टोरी हमको बहुत लंबे समय से नहीं मिला है। मुझे पता नहीं है कि हमको नेक्स्ट कवर स्टोरी कब मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि ओडा क्या ड्रॉ करने वाला है नेक्स्ट कवर स्टोरी में। पर ये चैप्टर के कवर पेज पे हमको कैरेट दिखाई दे रही है, जो फिर से बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चॉइस है, क्योंकि हमको कैरेट दिखाई दे रही है। क्योंकि हमको याद रखना चाहिए कि जो का जो अभी लीडर है वो कैरेट है, ठीक है। तो वो भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाली है कैरेट आगे चलते हुए फाइनल सेक्शन ऑफ द स्टोरी में। तो ये अच्छा रहेगा फिर से कैरेट को अगर हम देखते हैं तो वो कूल रहेगा। ये चैप्टर में हमको इमू उसके एबिलिटीज के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देते हुए दिखाई दे रहा था। ये चैप्टर में हमको डुअलिटी का एस्पेक्ट दिखाई दे रहा था, जो गॉड और डेवल का है। हमको पता है सन गॉड निका जो हमारा भाई लूफी है, और डेवल द इमू हिमसेल्फ, वो भी एक एस्पेक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर प्ले कर रहा था। यहाँ पर हम देख रहे थे कि ट्रिटनी के भी कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट किया गया था, और वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग तरीके से ट्रिटनी के कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट किया गया था। इमू यहाँ पर उसके डोमिनियन के बारे में बात करते हुए ट्रिटनी के एस्पेक्ट को इंटीग्रेट करते हुए एक्सप्लेन करते हुए दिखाई दे रहा था कि क्या होता है डोमिनियन। जब वो बोलता है, इमू बोलता है कि वो किसी कंट्री को डोमिनियन में लाना चाहता है, उसके डोमिनियन में लाना चाहता है, तो इमू का मतलब क्या है, क्या उसके हिसाब से मतलब है डोमिनियन का। इमू यहाँ पर बोलता है कि करप्शन, कॉविनेंट, पावर, ये काइंड ऑफ सब सारी चीज इक्वेट करता है डोमिनियन में। मैंने ये पूरी चीज को इस तरीके से इंटरप्रेट किया है कि नेचुरली लोगों का डिजायर रहता है पावर एक्वायर करने के लिए, और वही डिजायर जो है लोगों का पावर एक्वायर करने के लिए वो उनको मजबूर करता है करप्शन करने के लिए। लोग करप्शन करते हैं पावर के परस्यूट में, और करप्शन करके उन लोग एक तरीके से अपने सोल बेच देते हैं, जो बेसिकली कॉविनेंट का एस्पेक्ट है इमू के सिनारियो में। और उन लोग फाइनली अपना सिर झुका के, उन लोग फाइनली अपना सोल बेच के उन लोग पावर एक्वायर करते हैं, और वही इमू का डोमिनियन भी है। हमको पता है कि एब्सोल्यूट पावर वो चाहे किसी के पास भी हो, अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक इंडिविजुअल का एब्सोल्यूट पावर करप्ट कर ही देता है। और ये भी हमको पता है कि इमू अपने आप को भगवान मानता है। जब यहाँ पर इमू बात कर रहा था लोकी के साथ, और जब वो अपने डोमिनियन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा था लोकी को, तब लोकी इमू की ये सब सारी बातें सुन के लोकी इमू को बोलता है कि तू भगवान की तरह साउंड नहीं कर रहा है, तू मतलब डेवल की तरह साउंड कर रहा है। तो इमू यहाँ पर फिर से बकचोदी पेलते हुए बोलता है कि क्या डिफरेंस है भगवान और डेवल में, क्या डिफरेंस है गॉड और डेवल में। ये बहुत ही एक कूल डायलॉग था यार। ये मतलब मेरे को बहुत ज्यादा डायलॉग पसंद आया था। मैंने लाइव रिएक्शन में भी बोला था कि ये डायलॉग मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि ये मैंने अल्टीमेटली सुना था यार, किसी फिलोसफी में सुना था या किसी बंदे को बोलते हुए सुना था कि तू कितना मतलब तेरे को क्या क्यों ऐसा लगता है कि तू जिसको प्रे कर रहा है वो भगवान ही है। मे बी देयर इज नो गॉड, द एंटिटी दैट यू आर प्रेइंग टू, मे बी यू आर प्रेइंग टू द डेविल, हु नोज, यू डू नॉट नो फॉर एब्सोल्यूट सर्टेनिटी एज टू हु यू आर प्रेइंग टू एट द एंड ऑफ द डे। तो ये एस्पेक्ट मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया, जो इमू का डायलॉग था कि क्या डिफरेंस है भगवान और डेविल में। इमू द किंग ऑफ बकचोद ये पूरे चैप्टर में वो हमको उसके एबिलिटी ओमन के बारे में भी बात करते हुए दिखाई दे रहा था। वो बोलता है कि किस तरीके से ओमन रिप्रेजेंट करते हैं, या ये जो फ्लेम मैनिपुलेशन का एबिलिटी है इमू का, मोर स्पेसिफिकली ये जो ब्लैक फ्लेम्स मैनिपुलेशन का एबिलिटी है इमू का, जिसको वो ओमन बोलता है। इमू डिस्क्राइब करता है या डिस्क्राइब करते हुए बोलता है कि ओमन वो रिप्रेजेंट करता है उसका मिलिट्री माइट, वो रिप्रेजेंट करता है ओमन का एबिलिटी इमू के केस में रिप्रेजेंट करता है उसका मिलिट्री माइट। और ओमन सब सारे चीजों में पाया जाता है, वो एक तरीके से पूरे लिविंग बीइंग का, यू नो, ये धरती पे पूरे लिविंग बीइंग का उसका एसेंस है। अब मुझे पता नहीं है कि उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेग और बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज करे जा रहा था। बट ऐसा लगता है कि जो ब्लैक फ्लेम्स का मैनिपुलेशन है वो इमू का मिलिट्री माइट रिप्रेजेंट करता है, और ये ब्लैक फ्लेम्स जो है वो सब सारी चीजों में पाया जाता है, ऐसा मेरे को लगता है अगर हम लोग उसको सरफेस लेवल पे लेंगे। अब ये पूरे चैप्टर में जो सबसे इंटरेस्टिंग बिट ऑफ डायलॉग था मेरे लिए वो तब था जब इमू अपने टेंजेंट में जाता है और वो बकचोदी पेल रहा था। तब एक टाइम पे वो बकचोदी पेलते पेलते वो रेमिनिस करता है अपने पास्ट के बारे में, जहाँ पर उसको जॉय बॉय दिखाई देता है। और हमको पता है कि इमू का जो सिलुएट का यू नो काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जिस तरीके से इमू सिलुएट में रहता है, उसके बेस फॉर्म में रहता है, उसी फॉर्म में हमको ये पूरे मिनी फ्लैशबैक में जॉय बॉय और इमू मुझे लगता है कुछ बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये पूरे चीज के ऊपर इमू द किंग ऑफ बकचोद यहाँ पर रेमिनिस करते हुए बोलता है, द वर्ल्ड इटसेल्फ रिजॉइसेस इन अ स्टेट ऑफ डोमिनियन, इजंट दैट राइट, इजंट दैट राइट जॉय बॉय। और बाद में हमको बहुत एक फनी मोमेंट, फनी सीन, फनी एक्सप्रेशन दिखाई देता है हमारे भाई
ईमू का, जो हमने देखा है एनिल को करते हुए, और कई सारे वन पीस के कैरेक्टर्स ने इस तरीके का एक्सप्रेशन किया है। पर ईमू का जो पीटीएसडी है यार, वो बहुत ही इंसेन लेवल का है मेरे हिसाब से। मुझे पता नहीं है कि जॉय बॉय ने क्या किया ईमू के साथ कि ईमू इस तरीके से काइंड ऑफ रिएक्ट कर रहा है। ये जो पूरा डायनेमिक है जॉय बॉय का, ईमू का, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि जॉय बॉय और ईमू काइंड ऑफ अ दोस्त थे पास्ट में, और जो ये एस्पेक्ट डोमिनियन का है, और ईमू जिस तरीके से चैप्टर में डोमिनियन के बारे में मेंशन करते हुए वो जॉय बॉय के बारे में सोच रहा था, अब ये मेरे को काइंड ऑफ मेरे दिमाग में ये चीज डालता है कि क्या एंशिएंट किंगडम सच में अच्छे लोग थे? क्या एंशिएंट किंगडम, ऑब्वियसली हमको पता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किंगडम था, वो सब सारी चीजें हाईली एडवांस्ड किंगडम था, पर क्या ये ऐसा बात है कि दे वे द गुड गाइज इन रियलेस्ट सेंस? ऐसा भी हो सकता है कि एंशिएंट किंगडम बहुत ही एक एक्सपेंशनिस्ट, अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पावर थे। अब हालांकि उन लोग ओवर्टली कई सारे ड्रास्टिक या रेडिकल मेजर्स ना लेते हो अपनी चीजें करवाने के लिए, अपनी चीजें मनवाने के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, पर अल्टीमेटली ऐसा भी हो सकता है कि ये जो डोमिनियन का बात ईमू कर रहा है यहाँ पर, वो एक्चुअल में ओरिजिनेट करता हो एंशिएंट किंगडम में। मे बी एंशिएंट किंगडम पहले किंगडम था या पहला किंगडम था जो लोगों को अपने डोमिनियन में लाता हो, क्योंकि वो एक अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पावर था। ऐसा नहीं था कि उनका एम्बिशन था कि उन लोग पूरे दुनिया को उनके अंडर लेके आना चाहते थे। ये मैं ऐसा इंसिनुएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि एंशिएंट किंगडम बुरे लोग थे, ऐसा मैं इंसिनुएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं इतने बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें नहीं देखना चाहिए। ऐसा नहीं देखना चाहिए कि ये अच्छा और ये बुरा है। जिस तरीके से ये चैप्टर काइंड ऑफ हमको काइंड ऑफ जो थीम है, जो डुअलिटी का एस्पेक्ट है, जो मैं फिर से यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि गॉड डेवल, अच्छा बुरा, ऐसा हम लोगों को एक्सट्रीम में नहीं सोचना चाहिए। कुछ ना कुछ बहुत ही हैवी ग्रे एरिया भी रहेगा, बहुत ज्यादा एक एम्बिग्विटी भी रहेगा गुड और बैड में, गॉड और डेवल में, ठीक है। और ईमू बोलता भी है चैप्टर में कि फर्क क्या है उसमें। ये चैप्टर काफी कूल है यार। ये चैप्टर का जो प्लस पॉइंट है मेरे लिए पर्सनली ऑन पर्सनल लेवल, वो है ये चैप्टर का डायलॉग्स। हालांकि ईमू यहाँ पर बकचोदी पेल रहा था, बट ही वाज सेइंग सम इंटरेस्टिंग थिंग्स मैन। ये चैप्टर फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश हमको लोकी और ईमू के बीच में फाइट दिखाई दे रहा था। हमको किंग हेरल्ड का मेंशन किया जा रहा था। हमको पता है किस तरीके से ईमू ने धोखा दिया था किंग हेरल्ड को। हमने ये भी देखा था लोकी के फ्लैशबैक में कि किस तरीके से लोकी ने अपने ही डैड किंग हेरल्ड को जान से मार दिया था, और वो पूरा सिचुएशन बहुत ज्यादा सैड था लोकी के लिए, पूरे एल्बेफ के लिए वो पूरा सिचुएशन बहुत ज्यादा सैड था। लोकी यहाँ पर रैग्नार के जरिए से वो अटैक करने की कोशिश करता है ईमू को। ईमू अपने ब्लैक फ्लेम मैनिपुलेशन की एबिलिटी के जरिए से वो कई सारे मॉन्स्टर्स क्रिएट कर रहा था, जो बहुत ज्यादा कूल था। यहाँ पर हम एक टाइम पे देखते हैं कि ईमू जायगेंटिफिकेशन में चले जाता है, वो मतलब एक मैसिव जायंट बन जाता है एक टाइम पे। ये काइंड ऑफ मेरे को लूफी के गियर्स को काइंड ऑफ याद दिलाया थोड़ा, और मैं बोलूंगा कि किसी न किसी कैपेसिटी में लूफी का डेविल फ्रूट और जो ईमू का डेविल फ्रूट है उसमें मेरे को कई सारे रिजेम्बलेंस भी दिखाई दे रहे हैं। लोकी और ईमू के फाइट में एक टाइम ऐसा भी आता है जहां पर ईमू लिटरली अपने वेपन को योरू में बदल देता है, जो मीहॉक, ड्रैकुला मीहॉक का जो ब्लेड है, जो ब्लैक ब्लेड है, योरू, जो इसको नाइट बोला जाता है, उसी तरीके का ब्लेड हमको यहाँ पर ईमू भी बनाते हुए दिखाई देता है उसके वेपन के जरिए से। और जो मीहॉक का एक आइकॉनिक पैनल है जहां पर वो अपने ब्लेड के ऊपर खड़ा रहता है, वही आइकॉनिक पैनल हमको यहाँ पर ईमू के केस में दिखाई देता है, जहां पर वो अपने ब्लेड के ऊपर खड़ा रुक के वो स्टैप करता है लोकी को। वो बहुत ज्यादा एक क्रेजी पैनल था यार, दैट वाज प्रीटी सिक माय गाय। लोकी और ईमू एक दूसरे के ऊपर कई सारे ब्लोज एक्सचेंज करते हैं, और जब ईमू अपने टेंजेंट पे जा रहा था, वो रेमिनिस कर रहा था जॉय बॉय के बारे में, तब वो काइंड ऑफ हमको थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड दिखाई दे रहा था। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के हम देखते हैं कि लोकी बहुत ही खतरनाक अटैक मारता है ईमू के ऊपर अपने रैग्नार वेपन के जरिए से। ईमू ब्लास्ट ऑफ एक जाता है एक ट्री के ऊपर, वो गिरता है, और हम देखते हैं कि हमारा भाई इसी का फायदा उठा के, लोकी इसी का फायदा उठा के वो ट्रांसफॉर्म होता है उसके जायंट में। लोकी यहाँ पर हमको उसके नीहॉगर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो के वो एक ब्लास्ट मारते हुए दिखाई देता है, जिसको वो थोरियम बोलता है। मेरे भाई यहाँ पर वो न्यूक मारने की कोशिश कर रहा था ईमू के ऊपर। लोकी का जो ब्लास्ट था उसको देख के इनिशियली ईमू का रिएक्शन ऐसा था कि ऐसा मेरे को लगा कि ईमू थोड़ा डर रहा है, ईमू थोड़ा पैनिक कर रहा है, पर अल्टीमेटली हम देखते हैं कि ईमू अपना ओमन का एबिलिटी यूज करके ये पूरे थोरियम अटैक को, ये पूरे लोकी के नीहॉगर फॉर्म में जो थोरियम अटैक मारा था उसने ईमू के ऊपर, उसको वो नगेट कर देता है। यहाँ पर ये चैप्टर के फाइनल पैनल में हमको ईमू हंसते हुए दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा है कि ईमू ये पूरे बैटल को एंजॉय कर रहा है, बहुत लंबे समय के बाद वो काइंड ऑफ अपने आप को फील कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली 800 साल तक
तक वो ऐसे ही बैठा था अपने थ्रोन रूम में, कुछ कर नहीं रहा था। ऑब्वियसली कई सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे थे पूरे दुनिया में, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर ईमू जब फाइट कर रहा है लोकी के अगेंस्ट, तब वो अपने आप को एंजॉय भी कर रहा है ये पूरे फाइट में। तो मेरे भाई ये सब सारी चीज चल रहा था ये पूरे चैप्टर में। मेरे को लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर में हमको लूफी दिखाई देने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर में हम देख रहे थे कि लूफी अपने आप को, अपने स्ट्रेंथ को रिप्लेनिश कर रहा था बहुत ज्यादा फूड कंज्यूम करके। तो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में हमको लूफी और लोकी वर्सेस ईमू दिखाई दे, या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि हमको सन गॉड निका वर्सेस ईमू दिखाई दे। जो कुछ भी होगा वो बहुत ज्यादा कूल होगा जब ईमू देखेगा लूफी को उसके सन गॉड निका फॉर्म में, सन गॉड निका ट्रांसफॉर्मेशन में, गियर 5 में, तब उसका रिएक्शन क्या होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। प्लस मैं यहाँ पर एक बात ये भी मेंशन करना चाहता हूँ कि हमको ये चैप्टर में 2 सेपरेट पैनल्स मिला था, जहां पर हमको एक मैसिव सोर्ड दिखाई दे रहा था। मेरे को नहीं लगा कि वो मोस्ट प्रॉब्ली किंग हेरल्ड का सोर्ड है, पर मुझे पता नहीं यार वो किसका सोर्ड है। उसके हिस्ट्री के बारे में भी मैं जानने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। ओनिगाशिमा पे भी हम लोगों ने एक मैसिव सोर्ड देखा था, पर हमको पता नहीं था कि वो कौन से जायंट का था, क्या उसका पूरा हिस्ट्री है, वो सब सारी चीजें हमको पता नहीं है। पर वो पूरा जो एस्पेक्ट है सोर्ड का, उसके बारे में कुछ मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ओडा ने हमको 2 सेपरेट पैनल्स में वो सोर्ड को दिखाया था। और अब के लिए इतना ही था यार, ये मैं यही सब सारी चीज बात करना चाहता इस पूरे चैप्टर के बारे में। तो हमेशा याद रखिए भाई, वी आर पे ख्याल रखो अपना, पीस मेरे भाई।